जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीका से कर रहे होंगे। देखो, आज हमारी सेकंड क्लास है मौर्य वंश के ऊपर। मैंने आपको बताया कि मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो हमने अपनी पहली क्लास में बताया था कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई और चंद्रगुप्त मौर्य के उस समय प्रधानमंत्री चाणक्य थे। देखो, अखंड भारत का सपना सबसे पहले मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा देखा गया। ऐसा नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अखंड भारत का सपना देखा था, बिल्कुल नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सपना दिखाने वाला व्यक्ति चाणक्य था, क्योंकि चाणक्य भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए उसे एक योग्यवान व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए चाणक्य ने उस योग्यवान व्यक्ति के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का चुनाव किया और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई और सबसे विस्तारित साम्राज्य को उसके द्वारा स्थापित किया गया। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो उसका पुत्र बिंदुसार था और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय पर जैन धर्म को स्वीकार किया और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक जगह पर संथारा संलेखना प्रथा के आधार पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संथारा संलेखना प्रथा जैन धर्म के अंदर एक मोक्ष प्राप्त करने की प्रथा है। जैन धर्म कहता है कि जीवन में जाने ना अनजाने में हमसे काफी अपराध हो जाते हैं, काफी पाप हो जाते हैं। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय पर अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देकर अगर अपने प्राणों का त्याग करता है तो उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ये कंसेप्ट जैन धर्म के अंदर है और जैन धर्म को बाद में किसने स्वीकार किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसी प्रथा के आधार पर अपने प्राणों का त्याग किया। देखो, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथारा या संलेखना प्रथा किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है वो प्रथा और उस प्रथा के आधार पर किस राजा के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया गया। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग उसी प्रथा के आधार पर यानी संथारा प्रथा के आधार पर किया और अपनी स्वेच्छा से अपने राजपाट का त्याग कर दिया और किसको सुप्रद कर दिया? अपना राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को। तो इसलिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदुसार किसका पुत्र था, तो बिंदुसार किसका पुत्र था? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। देखो, बिंदुसार के दौरान में भी प्रधानमंत्री कौन थे और चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर भी प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य वही व्यक्ति है जिसने अखंड भारत बनाने का सबसे पहले सपना देखा था और अखंड भारत बनाने के लिए उसने मौर्य वंश साम्राज्य को स्थापित किया और चंद्रगुप्त मौर्य को एक उत्तराधिकारी के रूप में चुना। तो इस समय इसके भी प्रधानमंत्री कौन थे? बिंदुसार के चाणक्य ही थे। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में जैन धर्म को स्वीकार किया और जब बात की जाती बिंदुसार की कि बिंदुसार ने अपने जीवन में किस धर्म को स्वीकार किया था, तो बिंदुसार इस समय उसने किस धर्म को स्वीकार किया? आजीवक संप्रदाय को उसके द्वारा स्वीकार किया गया। देखो, मौर्य वंश के अंदर जो भी राजा हुए वो राजाओं के द्वारा अलग अलग धर्म को स्वीकार किया गया। देखो, बिंदुसार के पुत्र अशोक ने धर्म परिवर्तन किया, उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसलिए एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को स्वीकार किया, बिंदुसार के द्वारा किस धर्म को स्वीकार किया गया, अशोक ने अपने जीवन में किस धर्म को स्वीकार किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया, बिंदुसार के द्वारा आजीवक संप्रदाय को स्वीकार किया गया और कलिंग युद्ध को जीतने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो तीनों राजाओं के द्वारा तीन अलग अलग धर्मों को स्वीकार किया गया। अब देखो, इसके समय पे भी एक बड़ा सुर्खियों में एक पॉइंट रहता है, वो क्या है कि भाई सीरिया का राजा इस समय इसके समकालीन कौन था? तो इस समय इसके समकालीन सीरिया का राजा कौन था? एंटियोकस प्रथम था। देखो, सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर को किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और बाद में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी किया था। तो यानी उस समय पर मौर्य वंश और सीरिया के बीच में अच्छे ताल्लुका संबंध थे और सीरिया के साथ बाद में ताल्लुका संबंध बेहतर किसके द्वारा किए गए? बिंदुसार के द्वारा। इस समय सीरिया का राजा कौन था? एंटियोकस प्रथम था और एंटियोकस प्रथम के द्वारा मौर्य वंश के राजा बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा गया था और वो राजदूत कौन था? डायमिकस प्रथम था। और डायमिकस प्रथम किसके दरबार में भारत आया था? बिंदुसार के दरबार में। और भारत आने वाला पहला राजदूत कौन था? तो भारत आने वाला पहला राजदूत मैगस्थनीज था और मैगस्थनीज किस देश का था? सीरिया का था, सीरिया देश का। और मैगस्थनीज को भारत में किसके द्वारा भेजा गया? सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर ने ही मैगस्थनीज को भारत भेजा था मौर्य साम्राज्य में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और उसने अपनी यात्रा का वर्णन एक पुस्तक में भी किया, इंडिका पुस्तक, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि इंडिका पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था। इंडिका पुस्तक के अंदर किस वंश के शासक के शासन काल के बारे में उल्लेख है? तो मौर्य वंश के शासन के बारे में उल्लेख है इंडिका पुस्तक में, जो पुस्तक मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई और सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया। तो एंटियोकस प्रथम ने कौन सा राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था? डायमिकस प्रथम। कहते कि जब डायमिकस प्रथम बिंदुसार के दरबार में आया
तो बिंदुसार ने सीरिया के राजे से कुछ मांगे रखी, तो उसके द्वारा डायमेकस प्रथम से 3 मांगे रखी गई। तो पहली मांग क्या थी, उसने सूखी अंजीर मांगी थी, अंगूरी मदरा मांगी थी, एक दार्शनिक को मांगा था। कहते कि इन तीनों मांगों में से सीरिया के राजा के द्वारा 2 मांगों को पूर्ण किया गया। उसने सूखी अंजीर दी, अंगूरी मदरा को दिया, लेकिन एक दार्शनिक को देने से मना कर दिया। यूनानी कानून के आधार पर दार्शनिक का व्यापार नहीं किया जाता था, इसलिए सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के द्वारा दार्शनिक देने से मना कर दिया गया, लेकिन उसने सूखी अंजीर और अंगूरी मदरा को दिया। देखो, इससे साफ झलकता है कि हमारे समाज में उस समय पर मदरा का कोई स्थान नहीं था। मदरा यानी शराब, और आज के समय पर मौसम, तो उसका कोई स्थान नहीं था। कारण क्या था कि हमारे क्षेत्र के लोग मदरा पान नहीं करते थे। कारण यही था कि जो मदरा है वो एक शीत क्षेत्र का पदार्थ है। यानी आप देखेंगे यूरोपीय जो लोग हैं उनके द्वारा बहुत ज्यादा मदरा पान किया जाता है, और यूरोपीय लोगों से ही हमने शराब पीना सीखा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। ठीक है, हमारी अगर भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो ये खाद्य पदार्थ हमारे भौगोलिक आधार पर बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है किसी की भी बॉडी के लिए। कारण क्या है, देखो यूरोप एक ठंडा क्षेत्र था और वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, और उस टेम्परेचर से बॉडी को निरंतर ऊर्जा में बनाए रखने के लिए लोग मदरा पान करते हैं, यानी जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर बना रहे, जिससे ठंड उनको कम महसूस हो, इसलिए यूरोप के लोग मदरा पान करते हैं। अब देखो, हमारे क्षेत्र में ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए, और अगर कोई व्यक्ति शराब और पी लेता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उसके अंदर शरीर में शारीरिक दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए शराब हमारे भौगोलिक आधार पर बिल्कुल भी शरीर के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे कल्चर में पहले शराब का कोई स्थान था ही नहीं। और भारत के राजा के द्वारा भी अंगूरी मदरा कहाँ से मांगी गई, यूनान से मांगी गई, क्योंकि यूरोप में जो मदरा बनाई जाती है वो अंगूर से बनाई जाती है। जो अधिकांशकर आप सुनते होंगे शैंपेन, जो शैंपेन होती है वो किसकी बनी होती है, अंगूर की बनी होती है। उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है अन्य शराबों की अपेक्षा। अब देखो, यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि बिंदुसार के शासन काल में कुछ जगह पर अमात्यों की वजह से प्रजा के द्वारा विद्रोह किए गए, लेकिन बिंदुसार को जो भी विशाल साम्राज्य उसके पिता के द्वारा सुप्रद किया गया, यदि उसने उस साम्राज्य की सीमा को विस्तारित नहीं किया तो साम्राज्य की सीमा को उसने कम भी नहीं होने दिया। इसलिए बिंदुसार को मौर्य वंश का एक महान राजा कहा जाता है। देखो, महान राजा बनने के लिए उसने कोई युद्ध नहीं किया, उसके किसी भी युद्ध के बारे में कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, उसने किस राजा को पराजित किया, उसकी क्या बड़ी उपलब्धियां नहीं, जिन बड़ी उपलब्धि के बाद उसे एक महान राजा की श्रेणी में रखा गया। देखो, महान इसलिए बिंदुसार को कहा गया, उसके पिता के द्वारा उसे एक विशालकाय साम्राज्य दिया गया, जो साम्राज्य हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में महाराष्ट्र से, पश्चिम में महाराष्ट्र से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ क्षेत्र था। इतने बड़े क्षेत्र को नियंत्रित करना भी अपने आप में एक बड़ी बात थी, प्रशंसनीय बात थी। इसलिए इतिहासकारों के द्वारा बिंदुसार को एक योग्य शासक कहा गया, एक महान शासक कहा गया, क्योंकि उसके पिता के द्वारा उत्तराधिकारी में जो उसे बड़ा साम्राज्य दिया गया, उसने उस साम्राज्य को बाय सुरक्षित रखा। अब देखो, इसके समय अमात्यों की वजह से कुछ जगह पर विद्रोह हुए। ऐसे विद्रोह का जिक्र कहां पे नजर आता है, तक्षशिला के अंदर। कहते तक्षशिला के अंदर अमात्य है, यानी इस समय जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे वो अमात्य थे, और अमात्य को आप आज के समय पर मान सकते हैं सचिव पद का अधिकारी, यानी एक सर्वोच्च पद होता था। अब अमात्यों की जो अमात्य थे उस समय कहते हैं कि तक्षशिला के अंदर उनके द्वारा राजा के द्वारा निर्धारित कर से ज्यादा कर वसूल किया जा रहा था, जिस कारणवश तक्षशिला की प्रजा के द्वारा अमात्यों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। लेकिन उस विद्रोह का सामना सुसीम नहीं कर पाया, उस विद्रोह को सुसीम नहीं दबा पाया। तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए मौर्य वंश के राजा बिंदुसार ने अशोक को भेजा, और अशोक इस समय कहाँ का गवर्नर था, उज्जैन का गवर्नर था। देखो, गवर्नर इस समय राजा के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता था। गवर्नर पद राजा उसी व्यक्ति को देता था, या तो वो उसका पारिवारिक सदस्य हो, या उसका कोई रिश्तेदार हो, या उसका बहुत कोई विश्वास पात्र व्यक्ति हो, उसी व्यक्ति को गवर्नर पद दिया जाता था। क्योंकि राजा के बाद दूसरा जो सर्वोच्च पद था, दूसरा जो पावरफुल पद था, वो गवर्नर होता था। और गवर्नर उस समय प्रांतों को नियंत्रित करते थे। जैसे आज के समय पर राज्यों को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, और मुख्यमंत्री के ऊपर एक प्रधानमंत्री होता है जो पूरे देश को नियंत्रित करता है। ऐसे उस समय पर प्रधानमंत्री के रूप में राजा होता था, और मुख्यमंत्री के रूप में उस समय गवर्नर होते थे, जो अपने क्षेत्रों को सुरक्षित रखते थे, अपने क्षेत्रों को नियंत्रित करते थे। तो फिर बाद में बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा, अशोक को। देखो, अशोक जब तक्षशिला गया तो उसने इस प्रारंभिक समय में कोई भी क्रूर नीति नहीं दिखाई। ऐसा नहीं कि वो गवर्नर था, एक फौज के साथ वहां पे जाता, जो भी विद्रोह कर रहे थे, विद्रोही थे, सबको मार देता, सबकी हत्या कर देता। उस विद्रोह का वो दमन भी कर सकता था, लेकिन बिल्कुल नहीं, उसने ऐसी कोई भी नीति नहीं अपनाई। वो सीधा तक्षशिला गया,
जब वो तक्षशिला गया तो उसने अपना भेष बदल लिया और भेष बदलकर वहां के लोगों के बीच में जाके उपस्थित हो गया, उनके बीच में जा मिला। और जो लोग विरोध कर रहे थे उनके साथ उसने भी विरोध करना शुरू कर दिया। जब वो विरोध कर रहा था तो विरोध करते समय उसने लोगों से पूछा कि आखिर का कारण क्या है कि आप राजा के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं? क्या राजा का शासन ठीक नहीं है? क्या आपको राजा अच्छा नहीं लगता है? उसकी नीतियां अच्छी नहीं लगती हैं? तो उस समय वहां के जो लोग होते हैं, तक्षशिला के जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमें राजा से कोई दिक्कत नहीं, राजा से कोई तकलीफ नहीं है, ना राजा की नीतियों से हमें कोई समस्या है। फिर अशोक पूछता कि फिर किस वजह से आप यहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं? वो कहते कि हमें दिक्कत है यहाँ के अमात्यों से। राजा के द्वारा जो निर्धारित कर किया गया उससे ज्यादा कर हमसे वसूल करते हैं। हमारे पास जो भी जमा पूंजी बचती है वो उस कर में चली जाती है, हमारे पास कुछ नहीं बचता है। तो इसलिए हम विद्रोह करें अमात्यों के विरुद्ध कि इन अमात्यों को हटाया जाए, इन्हें सजा दी जाए जिन्होंने हमसे इलीगल रूप में ज्यादा कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे करप्शन यानी भ्रष्टाचार ज्यादा किया है। तो हम ये चाहते हैं कि राजा इन्हें पनिशमेंट करें, इनको बर्खास्त करें, इन्हें सजा दी जाए और इनकी जगह अच्छे और ईमानदार अमात्य स्थापित किए जाए, अच्छे अधिकारी यहाँ स्थापित किए जाए। अशोक उनसे कहता है कि यदि मैं समस्या का समाधान करूं तो विद्रोह का आप अंत कर देंगे? वो कहते बिल्कुल भाई, हम इसी वजह से तो यहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं आदेश जारी करता हूं, जिन जिन अमात्यों ने आपसे भ्रष्टाचार किया उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा, सजा दी जाएगी, बर्खास्त कर दिया जाएगा और उनकी जगह ईमानदार अमात्य स्थापित किए जाएंगे। इस बात पर लोग बहुत खुश होते हैं और वो पूछते हैं कि भाई तुम कैसे कर सकते हो, तुम राजा हो क्या तुम बिंदुसार हो? वो बताता है फिर अपना परिचय कि भाई मैं बिंदुसार का पुत्र अशोक हूं और मैं इस समय कहाँ का गवर्नर हूं? उज्जैन का गवर्नर हूं और मुझे मेरे पिता के आदेश पर ही यहाँ भेजा गया है। अगर देखो, मैं यहाँ पे जब आया तो मैं अपनी संपूर्ण सेना को लेके आ सकता था, मैं सीधा आप पे हमला कर सकता था, आपकी मैं हत्या भी कर सकता था और इस विद्रोह को मैं दबा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। मैंने पहले आपकी समस्या को समझा और जो आपकी समस्या अगर उसका समाधान होगा तो विद्रोह का अंत स्वतः ही हो जाएगा। तो जो उसके शिष्टाचार व्यवहार से कहते हैं कि तक्षशिला के लोग बहुत ज्यादा अशोक से प्रभावित हुए और अशोक को उन्होंने अपने राजा के रूप में स्वीकार किया और यहां से अशोक के अंदर राजा बनने की महत्वाकांक्षाएं जागरूक हो गई। देखो, अशोक इस समय बड़ा पुत्र नहीं था। बिंदुसार का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो सुसीम था और बिंदुसार की मृत्यु हो जाने के बाद जो मौर्य वंश का अगला राजा बनना था वो सुसीम को ही बनना था और जब तक सुसीम जीवित था अशोक कभी भी मौर्य वंश का राजा नहीं बन सकता था और उसके अंदर अब राजा बनने की महत्वाकांक्षाएं जागरूक हो गई तक्षशिला से। जब यहाँ पे माहौल शांत हुआ तो फिर बिंदुसार ने वापस इसे तक्षशिला से बुलाकर उज्जैन भेज दिया और सुसीम को फिर तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। अब कहते हैं कि अशोक इस महत्वाकांक्षा में था कि मुझे राजा बनना है। राजा वो तभी बन सकता था तब वो किसकी हत्या करता? सुसीम की। सुसीम की हत्या करने के बाद ही अशोक को राजपाट प्राप्त हो सकता था। तो कहते हैं कि अशोक ने अपने भाई की हत्या करने के लिए षड्यंत्र शुरू कर दिया और एक दिन जब उसे इस बात का समाचार मिला कि अब मगध के राजा बिंदुसार नहीं रहे, तो ये जब कभी भी राजा की मृत्यु होती थी, मृत्यु होने के बाद उसके पुत्रों को पत्र लिखा जाता था राजधानी बुलाने के लिए और फिर सबसे बड़े पुत्रों को राजा घोषित किया जाता था। तो अशोक को समाचार मिला कि बिंदुसार की मृत्यु हो गई है। तो कहते कि बाद में अशोक ने किसकी हत्या करवा दी? सुसीम की हत्या करवा दी और सुसीम की हत्या करके वो स्वयं मौर्य वंश का राजा हुआ। तो बिंदुसार के बाद जो मौर्य वंश का अगला राजा वो अशोक हुआ। और एग्जाम में ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अशोक और सुसीम भी था, लेकिन सुसीम की हत्या कर दी गई और मौर्य वंश का राजा कौन बना? अशोक बना। तो अशोक का दादा कौन था? तो अशोक का दादा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो अब इसके बाद जो हम बात करेंगे किस पे? अशोक पे। देखो, मौर्य वंश के अंदर सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन बना? अशोक बना और भारत का चक्रवर्ती सम्राट अशोक को कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब है कि चारों दिशाओं को जीतने वाला। जिस राजा के द्वारा चारों दिशाएं जीती गई हो, चारों दिशाओं में जितने अभियान किए हों, उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। तो चक्रवर्ती सम्राट किसको कहते हैं? अशोक। और मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ? अशोक। कहते कि अशोक ने सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों की हत्या की और बिंदुसार के बहुत कम पुत्र थे जिनकी हत्या करने के बाद अशोक राजगद्दी पर बैठा था। और वो कितने पुत्र थे? वो मात्र 100 पुत्र थे। तो मात्र 100 पुत्रों की हत्या करने के बाद अशोक राजगद्दी पर बैठा। अब इस पे थोड़ा विवाद होता है। कुछ लेखक लिखते हैं कि सत्ता पाने के लिए अशोक के द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या की गई, उसे अपने 99 भाइयों का हत्यारा कहा गया। और ये लिखने वाला एक लेखक था सिंगली सुरुस्ती। देखो, सिंगली सुरुस्ती लेखक के द्वारा ही लिखा गया है कि अशोक ने सत्ता पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। लेकिन जब अशोक बौद्ध धर्म को अपनाता है और जब उसके द्वारा 14 अभिलेखों को लिखवाया गया तो उसके अभिलेखों में उसके भतीजे और इसके भाइयों का उल्लेख होता है। कुछ जगह पर इसके भाई गवर्नर के रूप में शासन कर रहे होते हैं
इसके भतीजों का जिक्र होता है। तो फिर यहाँ पे एक विवाद उत्पन्न होता है कि अगर उसने अपने सारे भाइयों की हत्या कर दी तो कौन से भाई थे जिनका उल्लेख उसके अभिलेखों में किया गया। और अशोक ने स्वयं यह भी कहा कि मैंने बौद्ध धर्म अपने भतीजों के कहने पर स्वीकार किया था। कहते हैं कि अगर उसने अपने भाइयों की हत्या कर दी तो फिर अपने भतीजों को वो बिल्कुल भी जीवित नहीं छोड़ता, क्योंकि फिर उसके भतीजे अपने आप को शासक बनाने के लिए उसके सामने विद्रोह या षड्यंत्र करते, क्योंकि वो भी कहते कि भाई राजा तो हमारा पिता बनता, लेकिन हमारे पिता की हत्या करके राजा कौन बन बैठा, अशोक बन बैठा। अब अशोक की हत्या करने के बाद ही हम राजा बनेंगे, तो इसलिए उसके खिलाफ षड्यंत्र होते हैं और उसके खिलाफ भी उसकी हत्या करने की भी साजिशें रची जाती दरबार के अंदर। तो इसलिए कहते हैं कि उसने 99 भाइयों की हत्या नहीं की, वो सिर्फ एक ही भाई की हत्या करके सत्ता पर बैठा, सुषम की। तो इस पर थोड़ा विवाद है, सिर्फ एक लेखक के द्वारा उसे 99 भाइयों का हत्यारा कहा गया, सिंगली सृष्टि के द्वारा। अब देखो उसका राज्याभिषेक कब हुआ, 273 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का शासक घोषित हुआ अशोक, और 273 में उसका राज्याभिषेक हुआ। कहते कि राज्याभिषेक होने के 4 वर्ष तक अशोक अपनी राजगद्दी पर नहीं बैठा। अब यहां पे भी एक बड़ा संदेह हो जाता है कि जब वो राजा घोषित हो चुका था और राजा घोषित होने के बाद भी वो सिंहासन पर आखिर क्यों नहीं बैठा, क्या कारण है उसके सिंहासन पर ना बैठने के। तो उसमें लेखक लिखते कि वही 4 वर्ष का अंतराल है, जिस 4 वर्ष के अंतराल में उसने अपने 99 भाइयों को ढूंढकर उनकी हत्या की। जो कहीं भी मौसम बनाता, आइटम सॉन्ग देखता, वो जो जिस अवस्था में मिलता था वो उसी अवस्था में उनकी हत्या कर देता था। और जब 4 वर्ष के अंतराल में उसने तमाम अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी तो उसके बाद वो राजगद्दी पर आकर बैठा। कहते राज्याभिषेक के 4 वर्ष के बाद वो राजगद्दी पर बैठा है 269 ईसा पूर्व में। तो इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये बात सही है जो सिंगली सृष्टि के द्वारा लिखी गई है। निश्चित ही इसने 4 वर्ष के कार्यकाल में अपने बचे 98 भाइयों की हत्या की होगी। उस बात को सोचता होगा कि जैसे सत्ता पाने के लिए मैंने सुशीम की हत्या कर दी है, जो मेरे अन्य भाई हैं वो भी इस फॉर्मूले को ना फॉलो कर लें। वो भी सोच सकते हैं कि अशोक ही क्यों राजा बन सकता है, हम क्यों राजा नहीं बन सकते। अगर हमको राजा बनना है तो फिर एक ही तरीका होता है कि अशोक की हत्या की जाए। तो इसलिए वो अपना कोई प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं करना चाहता था कि दरबार में उसके खिलाफ कोई षड्यंत्रकारी हो। तो इसलिए 4 वर्ष के अंतराल में उसने अपने अन्य भाइयों की हत्या कर दी। और जब उसे लगा कि अब कोई भी ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है तो 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष के बाद उसने एक बहुत विख्यात युद्ध लड़ा, जिसे प्राचीन भारत का सबसे विध्वंसक युद्ध कहा जाता है। कहते कि इस युद्ध के अंदर सबसे अधिक लोगों की हत्याएं की गई, और वो युद्ध कौन सा था, कलिंग युद्ध। और इस युद्ध को लड़ने के बाद भी अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने रक्त नीति का त्याग कर दिया, निशस्त्र नीति को पालन किया, शस्त्रों का त्याग कर दिया। देखो इस समय जो कलिंग था, कलिंग का राजा खारवेल था, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कलिंग को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था। अब इसलिए मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बेहतर सेनानायक था और उसने एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता था कि उसके साम्राज्य से कलिंग वंचित रहा हो। तो कलिंग को भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीतकर मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया होगा। बिंदुसार के शासनकाल में उसके अमात्यों की वजह से कुछ जगह पर विद्रोह होने के जिक्र होते हैं। तो ऐसे ही मानते इतिहासकार कि निश्चित ही बिंदुसार के दौरान में कलिंग मौर्य साम्राज्य से अलग हो गया होगा। और जैसे ही अशोक राजा बना मौर्य वंश का, तो कलिंग जैसे क्षेत्र को फिर पुनः अपने क्षेत्र में सुप्रद्ध करना, अपने क्षेत्र में सम्मिलित करना अब उसके स्वाभिमान की बात थी। इसलिए अब उसने कलिंग को मगध में सम्मिलित करने का निर्णय ले लिया। कलिंग का राजा इस समय खारवेल था। खारवेल बौद्ध धर्म अनुयायी था और कलिंग की इस समय राजधानी तोशली थी। और कलिंग की जो दूसरी राजधानी बनाई थी वो जोगड़ बनाई थी, और जोगड़ को कलिंग की दूसरी राजधानी किसके द्वारा घोषित किया गया था, अशोक के द्वारा घोषित किया गया, और इसे दक्षिणी कलिंग की राजधानी कहा गया। तो उत्तरी कलिंग की राजधानी तोशली जो खारवेल के द्वारा बनाई गई थी, और दक्षिण कलिंग की राजधानी जोगड़ अशोक के द्वारा बनाई गई थी। देखो कहते हैं कि इस युद्ध में लाखों लोग प्रभावित हुए, लाखों लोग युद्ध के अंदर मारे गए और लाखों से ज्यादा ताकत में लोगों को बंधक बनाया गया। देखो अशोक के पास एक विशालकाय फौज थी, क्योंकि इस समय वो भारत का सबसे ताकतवर राजा था और उसका साम्राज्य सबसे विशालकाय साम्राज्य था। उसके पास लाखों की फौज थी। इस समय 4 से 5 लाख सैन्य बल अशोक के पास था। हजारों ताकत में उसके पास घोड़े थे, हजारों की ताकत में उसके पास हाथी थे, और चतुरंगड़ी सेना उसके पास थी। और चतुरंगड़ी सेना का मतलब होता है जिसके पास पैदल सैनिक हो, जिसके पास रथ सवार हो, जिसके पास घुड़सवार हो, जिसके पास हाथी हो, उसे चतुरंगड़ी सेना कहा जाता है। तो इस समय अशोक की क्या थी, चतुरंगड़ी सेना थी। अब देखो ऐसी सेना को परास्त करना कलिंग के बस की बात नहीं थी। इसलिए कहते हैं कि जब कलिंग पर युद्ध करने का निर्णय लिया गया अशोक के द्वारा और उसने घोषणा की कलिंग पर हमला किया जाएगा, तो उस समय 20 से 25 लाख लोग कलिंग को छोड़ के चले गए। उन्हें पता था कि कलिंग की सरकार अशोक को पराजित नहीं कर पाएगी, और जैसे अशोक जीत जाएगा तो फिर उनका शोषण किया जाएगा, दुर्व्यवहार किया जाएगा, इसलिए वो वहां से छोड़ के चले गए।
और कहते हैं कि लाखों की ताकत में उस युद्ध में लोग मारे गए और 3 से 4 लाख लोगों को अशोक बंधक बनाकर लाया कलिंग से, जो बाद में मौर्य साम्राज्य की अलग अलग जगह पर साफ सफाई के लिए भेज दिए गए। और इस युद्ध को जीतने के बाद अशोक बहुत खुश हुआ और खुशी के साथ वो अपनी राजधानी लौटा। युद्ध को जीतने का जश्न भी बना, जो हुआ करता था जब भी कोई राजा किसी बड़ी जीत को हासिल करता था या कोई भी युद्ध जीतते थे तो सेनाओं के द्वारा जश्न बनाया जाता था, खुशी मनाई जाती थी, पार्टी होती थी, मौसम बनता था, आइटम सॉन्ग चलते थे, ठीक है, जीत की खुशी के अंदर। तो कहते कि उसने भी जश्न बनाया, लेकिन एक दिन उसके अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ कि मैं उस जगह पर वापस जाना चाहता हूं जहां पर हमारे और खारवेल के बीच में युद्ध हुआ, कलिंग में। तो कहते कि वो वहां कुछ दिनों के बाद वापस लौट कर आया और जब वहां लौट के गया तो उसने बहुत घृणित दृश्य देखा। कहते हैं कि लाखों की ताकत में कटे हुए शरीर, जमीन पर पड़ा हुआ खून, अध कटे हुए शरीर, गिद्ध और गिद्धड़ों के द्वारा उन शरीर को खाया जा रहा था। उस दृश्य को देखने के बाद अशोक बहुत भावुक हुआ और भावुक होने के बाद अशोक ने निशस्त्र नीति को अपनाया और शस्त्रों का त्याग कर दिया। उसने वही कह दिया कि मैं अपने जीवन में कभी भी हथियारों का उपयोग नहीं करूंगा, प्रेम और स्नेह की नीति से शासन करूंगा, धर्म की नीति को अपनाया और उसने शस्त्रों का त्याग कर दिया। कहते हैं कि तमाम शस्त्रों को शस्त्रागार में रखवा दिया गया। अब देखो उसके हृदय में इतना परिवर्तन है, उसका इतना ज्यादा हृदय परिवर्तन होना एक आश्चर्य की बात थी। देखो कुछ लोग लिखते हैं कि अशोक बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्ति था, बहुत बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति था। वो भली भांति इस बात को जानता था कि किसी भी क्षेत्र को तलवार के बल पर जीता तो जा सकता है, लेकिन तलवार के बल पर शासन नहीं किया जा सकता। देखो हर किसी के अंदर किसी क्षेत्र को तलवार के दम पर दबाकर शासन करने की योग्यता नहीं होती। अशोक को पता था कि देखो मैं एक बार को इस पूरे क्षेत्र को अपनी ताकत से दबाकर शासन कर सकता हूं, लेकिन सोचो जैसे ही मेरे बाद कोई अयोग्य उत्तराधिकारी हुआ और वो इस क्षेत्र को नियंत्रित नहीं कर पाया तो फिर जगह जगह विद्रोह, बगावतें होंगे, षड्यंत्र होंगे और ये हमारा साम्राज्य एकदम ध्वस्त हो जाएगा, ये एक छोटे से क्षेत्र में सिमट के रह जाएगा। अशोक ये चाहता था कि उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी अगर उसके वंश के अंदर अयोग्य राजा भी आए तो अभी उसके राजाओं के खिलाफ कोई भी व्यक्ति विद्रोह, षड्यंत्र ना करे। और ऐसा वो कब कर सकता था? जब वो एक अच्छी शासन नीति का पालन करता। तो इसलिए उसने शस्त्रों का त्याग किया, प्रेम और स्नेह की नीति से कार्य शुरू कर दी और कहते कि उसने अपने जीवन में सबसे उदार शासन किया और उसकी उदारता की वजह से अशोक एक महान शासकों की श्रेणी में रखा गया। देखो अशोक एक बहुत महान राजा था। कलिंग युद्ध को जीतने के बाद अगर उसके जीवन काल को देखा जाए, बहुत सहज और सहनशीलता उसके अंदर आई, बहुत साधारण स्वभाव का व्यक्ति हो गया। कहते उसने कलिंग युद्ध के बाद फिर कभी भी आलीशान जीवन नहीं जिया, मखमल के बेड पर नहीं सोता था, जमीन पर सोया करता था। कहते कि दरबार में अगर कभी भी कोई भी प्रजा किसी भी शिकायत को लेकर आती थी तो अशोक तुरंत ही सुनने के लिए तत्पर रहता था। कहते कि रात्रि के किसी भी समय पर प्रजा को अगर कोई भी समस्या होती थी और राजमहल की तरफ अपनी समस्या को बताने के लिए आते थे और जैसे ही ये बात अशोक को पता चलती थी वो तुरंत ही बाहर आ जाता था अपने महल से लोगों से बात करने के लिए। कहते कभी कभी तो जब लोगों से वार्तालाप करता था, लोगों की समस्या को सुनता था तो नगन पांव आ जाता था, पैरों में कुछ भी नहीं होता था, साधारण से वस्त्र पहनकर लोगों के बीच में उपस्थित हो जाता था। देखो इस प्रकार से उसने लोगों के साथ एक बहुत अच्छा तालमेल बनाया। देखो आपको कोई उच्च पद दिया जाए और अगर आप उस उच्च पद पर एक एटीट्यूड में रहेंगे तो कभी भी लोग आपके साथ तालमेल और वो कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे, आपके साथ अपनापन महसूस नहीं कर पाएंगे। यदि आप बहुत सहजता और विनम्रता के साथ रहते हैं और एक बहुत सादगी जैसा लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, बहुत विनम्रता के साथ बात करते हैं, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होना शुरू होंगे, लोग आपसे जुड़ना शुरू होंगे, लोग आपके बारे में चर्चाएं शुरू कर देंगे, भाई बंदा बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, उसका स्वभाव बहुत साधारण है। तो लोगों की लोकप्रियता यानी लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अशोक की भी लोकप्रियता बढ़ने का कारण ही तो यही था। अगर वो राजा जैसे एटीट्यूड में रहा होता तो प्रजा कभी भी उसे इतना प्रेम और स्नेह नहीं करती, क्योंकि वो लोगों के बीच में इस प्रकार से रहता था जैसे एक साधारण व्यक्ति रहता है। लोग उसे देखने के बाद ये कहते थे कि हमें अपने राजा को देख के लगता ही नहीं कि वो राजा है। जब वो हमारे पास आता है, हमारी समस्या को सुनता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई अपना ही है जो हमारी समस्या को सुन रहा है। ठीक है, देखो आज हम अपनी क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे। इससे आगे जो अशोक से संबंधित पॉइंट हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं हम उन पे बात करेंगे और इससे आगे इसकी शासन नीति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।